अतहर मतीन गुज़िश्ता रोज़ कराची के इलाके नॉर्थ नाज़ाबाद में उस वक्त डाकुओं की फायरिंग का शिकार हुए जब वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर घर की तरफ जा रहे थे। अतहर मतीन के इस कत्ल पर सब लोग अफसरदा हैं। सहाफ़ती हलके इस बारे में बहुत शिद्दत से मुतालबा कर रहे हैं कि डाकुओं को गिरफ्तार किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है और बिलावल भुट्टो ने भी इस वाक़े का नोटिस लिया है। गुज़िश्ता दिनों एक टॉक शो में एक हल्के से तबसरे की गूंज अब पूरे मुल्क में सुनाई दे रही है। रेहाम खान की किताब अब दोबारा से लोग ढूंढ कर पढ़ रहे हैं। उसके सफ़हात का जिक्र हो रहा है। नौमान एजाज के एक पुराने प्रोग्राम के बारे में उनकी क्लिप्स को ढूंढ ढूंढ कर दिखाया जा रहा है और वो टोटे जिनमें मुराद सईद बड़े मुस्कुरा रहे हैं, उन टोटों को चलाया जा रहा है। भारत ही में अव्वल नहीं आए, बल्कि अब वो सोशल मीडिया पर भी अव्वलियत रखते हैं। कौन सहाफ़ी है और कौन सहाफ़ी नहीं है, ये बहस भी अब जोर पकड़ गई है। मोहसिन बेग जिस तरह से कमांडो एक्शन के तौर से सामने आए हैं, पिस्तौल लेकर जिस शान से वो निकले हैं, इसने कलम रखने वालों को शर्मिंदा कर दिया है। कलम से जहाद का तस्वुर अब मान पड़ता जा रहा है। अब जो डर गया वो मर गया का नजरिया जोर पकड़ रहा है। सहाफत के बहुत सारे सितारे डूब चुके हैं और बहुत सारे को डुबो दिया गया। कराची के मुमताज़ सहाफ़ी सलीम शहजाद, जिन्होंने नवाज शरीफ के दौर में बगावत केस की रिपोर्टिंग की थी, और वो सलीम शहजाद, उनकी लाश जो है वो कई दिनों के बाद एक नहर के किनारे से मिली। न जाने उनको किसी ने डबो दिया था या वो खुद ही डूब गए थे। सहाफत एक खतरनाक पेशा हो गया है। फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 30 वर्षों में दुनिया भर में जो सहाफ़ी कत्ल हुए हैं, इनमें पाकिस्तान चौथे नंबर पर है। पाकिस्तान का शुमार इराक, मैक्सिको और फिलिपाइन के बाद चौथे नंबर पर किया जाता है, जहां गुज़िश्ता अरसे के अंदर 145 के करीब सहाफ़ी कत्ल हुए हैं, और जो तशद्दुद के वाक़यात में ज़ख्मी हुए हैं या जिन पर तशद्दुद किया गया है, वो वाक़यात इससे भी ज़्यादा हैं। सिर्फ बलूचिस्तान में नवाब अकबर भुट्टी के कत्ल के बाद जो शोरिश चल रही है, उसमें अब तक 40 से ज़्यादा सहाफ़ी हलाक हो चुके, और जिनमें से 24 को टारगेट किलिंग कर हलाक किया गया है। कराची में अतहर मतीन के कत्ल ने एक बार फिर सबको ये याद दिला दिया है कि कराची में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं है, और ये सूरत हाल न सिर्फ रोज़ बरोज़ ख़राब होती जा रही है, बल्कि अब कानून नाफिज करने वाले इदारों की अहलियत और उनके यहाँ मुतय्यन होने के जवाज़ पर भी सवाल उठा रहा है। बिलावल भुट्टो इस वाक़े पे तासुफ़ का इजहार तो करते हैं, लेकिन सिंध में उनकी हुकूमत है, पुलिस का महकमा हुकूमत सिंध के पास है, और हुकूमत सिंध की जो पुलिस का हाल है वो शहरों में, देहातों में, हर जगह बहुत बुरा है। यूँ लगता है कि
पुलिस ने काम करने से हाथ उठा लिए। अमन अमान की सूरत हाल के साथ साथ ही कराची में मुख्तलिफ सियासी ग्रुपों की जो महाधाराई है वो भी तेज़ हो रही है। खुद तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ धड़ों में झगड़े हो रहे हैं और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो है उसको दोबारा नए सिरे से यकजा करने की बातें हो रही हैं। हाल ही में जो बरतानिया में अल्ताफ़ हुसैन के बारे में फ़ैसला आया है उसने भी यहाँ इस सवाल को और इस बात को आगे बढ़ाया है कि अल्ताफ़ हुसैन वापस आ रहे हैं। और ये तमाम जो बदअमनी के वाक़यात हैं उनमें उन हिस्सों का और उन ताल्लुक़ का भी अंदाज़ा किया जा रहा है जो गुज़िश्ता अरसे के अंदर कराची में बदअमनी फैलाते रहे। अल्ताफ़ हुसैन को वापस लाने और उनकी माफ़ी की बातें हो रही हैं। इन हालात में अगर जायज़ा लिया जाए तो कराची एक आतिशफ़िशा नज़र आता है। जो कराची में स्ट्रीट क्राइम गुज़िश्ता अरसे में इस कदर बढ़ गए हैं कि अब जगह जगह इस तरह की वारदातें होती हैं और एक दो डाकू नहीं होते बल्कि उनका पूरा ग्रुप होता है, पूरा जत्था होता है जो हर तरफ से नाकाबंदी करके दुकानों को, मकानों को, शहरियों को घेर कर और इस तरह लूट मार करता है कि आपको उनकी दीदा दिलेरी पर हैरत होती है और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज की जो सूरत हाल है उस पर शर्मिंदगी होती है। यूनेस्को की एक रिपोर्ट का जायज़ा लिया जाए तो पाकिस्तान में 2016 के बाद सहाफ़ियों के कत्ल के वाक़यात में इजाफ़ा हुआ है। औसतन 4-5 सहाफ़ी हर साल कत्ल हो रहे हैं। 2016 के अंदर 4 सहाफ़ी कत्ल हुए, 2017 में 4 सहाफ़ी कत्ल हुए, 2018 में 5 सहाफ़ी, 19 में 5 सहाफ़ी, 20 में 5 सहाफ़ी और 2021 में भी 5 सहाफ़ी कत्ल हुए। और अब जो साल 2022 शुरू हुआ है तो इसके शुरू होते ही अब तक 2 सहाफ़ी कत्ल हो चुके हैं। ये वाक़यात तो बिलाशुबा मुख्तलिफ होंगे लेकिन लगता ये है कि सहाफ़त ख़तरे में है, सहाफ़त ख़तरनाक तरीन पेशा है और सहाफ़त वालों से लोगों को बहुत गिले और शिकवे हैं और इसी शोबे के लोगों को आहिस्ता आहिस्ता राह से हटाया जा रहा है। पाकिस्तान में ख़तरा अब सिर्फ सहाफ़ी जो अखबारात और चैनल से वाबस्ता हैं उन्हें ही नहीं रहा बल्कि ये अब ख़तरा जो है सोशल मीडिया के इनकलाब के बाद ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्स को भी है और इसमें जो हलाक होने वाले हैं और कत्ल होने वाले हैं और तशद्दुद का शिकार होने वाले हैं उनमें बहुत सारे यूट्यूबर्स भी हैं, ब्लॉगर्स भी हैं और सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट भी हैं। बहुत से लोग जो है मुल्क छोड़कर चले गए हैं, जलावतन हो गए। सहाफ़त और मीडिया जो हुकूमतों को इक़्तिदार में लाते हैं, हुक्मरानों को हुक्मरान बनाते हैं, वो ऐसी क्या बात है कि जिसकी वजह से वक्त गुजरने के साथ साथ हुकूमतें और हुक्मरान उन्हें अपना दुश्मन समझने लगते हैं। बहुत सारे सहाफ़ी जो हैं वो अब ये गिले शिकवे करते नज़र आते हैं जिनमें हामिद मीर भी हैं और रऊफ़ कलासरा भी हैं और बहुत सारे लोग हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने शफ़ाफ़ चली इंसाफ तहरीक इंसाफ को, इमरान ख़ान को बहुत कवरेज दी और मियाँ नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ बहुत ख़बरें और बहुत सख्त कैंपेन चलाई और उसके नतीजे में न सिर्फ इमरान ख़ान बरसर इक़्तिदार हुए बल्कि उन्हें ये मौका भी मिला कि वो बहुत सारे मामलात को दुरुस्त कर सकते थे।
ان میں سے ایک صحافت کا پیشہ بھی تھا، لیکن انہوں نے یہاں صحافت میں من پسندیدہ صحافیوں کو نوازنے، من پسندیدہ میڈیا اور اخبارات کو نوازنے اور صرف انہی کو اپنا ساتھی گردانا جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں، جو ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں۔ لیکن جو لوگ حکومت پر کسی صورت تنقید کرتے ہیں، اس کے اقدامات کو تنقیدی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا، ان کو نوکریوں سے بھی نکلوایا، ان کے کالم بھی بند کرائے گئے، ان کو کہیں چھپنے کا موقع بھی نہیں دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اب یوٹیوب پہ بہت سارے جو صحافی ہیں، ہمارے بڑے بڑے نام ہیں، انہوں نے اپنے اپنے چینلز بنا لیے۔ تو یہ وہ جن ہے جس کو کہ حکومت نے خود ہی بوتل سے باہر نکالا ہے۔ اگر یہ اخبارات میں رہتے، میڈیا ہاؤسز میں رہتے، تو ایک حد تک چیک اور بیلنس کا نظام قائم تھا، لیکن اب یہ چیک اینڈ بیلنس کا نظام ختم ہو گیا۔ جس طرح کے تبصرے سوشل میڈیا پر کیے جاتے ہیں، بلاگس میں جو کچھ لکھا جاتا ہے، یوٹیوب کی ویڈیوز میں جو کچھ کہا جاتا ہے، جس طرح کے کلپس دکھائے جاتے ہیں، وہ نہ صرف صحافت کو بدنام کرتی ہے بلکہ ہمیں شرمسار بھی کرتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس صورتحال میں اب کیا کیا جائے؟ پاکستان میں میڈیا سیفٹی پر پچھلے 10-15 سال میں بہت کام ہوا ہے۔ پاکستان بھر میں شاید ہی کوئی صحافی ایسا رہ گیا ہو جسے مختلف این جی اوز، صحافتی تنظیموں اور پریس کلب کی جانب سے آگہی نہ دی گئی ہو اور انہیں نہ بتایا گیا ہو کہ تنازعات کو کیسے رپورٹ کرنا ہے، مگر اس کے باوجود صحافیوں کو نہ تو قصوں کو اور خبروں کو رپورٹ کرنا آیا ہے اور نہ ہی وہ ان اقدامات کو مد نظر رکھتے ہیں۔ فریڈم نیٹ ورک پاکستان میں صحافیوں کو درپیش خطرات کی جانچ کرتا ہے۔ اس کے مطابق مئی 2020 میں اور اپریل 2021 کے درمیان صحافیوں کو درپیش خطرات اور حملوں میں 40% اضافہ دیکھنے میں آیا اور صرف ایک سال کے دوران 148 ایسے واقعات ہوئے۔ لاہور میں 2 جنوری کو حسنین شاہ کرائم رپورٹر کو لاہور پریس کلب کے سامنے گولیاں مار کر قتل کیا گیا۔ کراچی میں اظہر متین کا قتل جو ہے وہ بھی ایسی تشویشناک صورتحال کا اظہار کرتا ہے جو نہ صرف اس صحافت کے پیشے سے متعلق ہے بلکہ اس معاشرے سے متعلق بھی ہے۔ اگر صحافت کے پیشے کو تحفظ نہ دیا گیا، صحافیوں کو تحفظ نہ دیا گیا تو یہ ملک انارکی کا شکار ہو جائے گا۔ یہاں اس طرح کے تشدد کے واقعات بڑھتے رہیں گے۔ یہ صحافی جو اپنی جانوں پر کھیل کر آپ کے لیے رپورٹس بناتے ہیں، فوٹیج لے کر آتے ہیں، آپ کو گھر بیٹھے صورتحال بتاتے ہیں، یہ اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، لیکن معاشرے کے افراد کو، حکمرانوں کو بھی اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے۔ اس شعبے کے لوگوں کو تحفظ دینا چاہیے اور ان کی عزت اور تکریم کرنی چاہیے۔ اگر انہیں بے عزت اور اسی طرح متون کیا گیا تو معاشرے میں پھر کسی کا اعتبار قائم نہیں رہے گا۔